बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इजाज़ जवेद लक। आज हम एक बहुत कॉमन इशू है, और कॉमन इशू इसलिए है कि एंडोफ्थल्माइटिस बेशुमार जगह पे रिपोर्ट होती है। और रिपोर्ट इसलिए होती है कि अमूमन पोस्ट ऑपरेटिव होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब है कि आपने आँख ऑपरेट की और पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया या सोजिश हो गई आँख की। उस सिलसिले में हमने सोचा था कि अक्सर लोग पूछते हैं और पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम इसको आज यूट्यूब चैनल पे लगा दें। तो सबसे पहले तो ये है कि ये होती क्या है। ये इन्फेक्शन होता है आँख का, और आँख की जो कैविटीज़ हैं, जैसे ये मॉडल है, इसमें एक पानी की कैविटी इस जो शफाफ कार्निया है इसके पीछे होती है, जिसको हम इंटीरियर चैम्बर कहते हैं। और ये पूरा आई बॉल है, इसके अंदर एक और सॉल्यूशन होता है जिसको हम विट्रियस कहते हैं। ये दोनों सॉल्यूशन की इन्फेक्शन जब हो जाती है तो ये गदले हो जाते हैं। इनमें फिर लाइट ट्रांसमिट नहीं होती, और गदले इसलिए होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको इन्वेड कर लेते हैं। इन्वेड क्यों करते हैं? इसलिए कि ये दोनों सॉल्यूशन जो हैं बेस्ट कल्चर मीडिया हैं। यानी कल्चर मीडिया ये है कि जब हम कोई ग्रोथ करना चाहते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन चाहते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो लेबॉर्ट्री वाले ये करते हैं कि कोई ख़ास किस्म के सॉल्यूशन या ब्लड एगार या इस तरह के सेफ्राइड या कुछ मीडिया ले आते हैं। उस पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद वो देखते हैं कि ये कितने ग्रो कर गए, रिसर्च के लिए या डायग्नोसिस के, दोनों तरीकों में। तो ये दो जो सॉल्यूशंस हैं, एक्वस ह्यूमर है और विट्रियस है, इसमें वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बड़े बेहतरीन खुराक होती है। इसमें ग्लूकोज होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, फैट होती है, कोलेजन फाइबर हैं। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, बैक्टीरिया के लिए, वायरसेस के लिए, फंगाई के लिए ये एक बेहतरीन मीडिया होता है। तो जब हम इसको किसी तरीके से पेनिट्रेट करते हैं या सर्जरी करते हैं, तो किसी वजह से वो एंडोफ्थल्माइटिस हो जाती है, और वो जो वजूहात हैं उस पर हम बताएंगे कि कैसे होती है। तो जब ये हो जाती है तो फिर क्या होता है मरीज़ को? सबसे पहले तो मरीज़ को दर्द होती है, आँख सुर्ख हो जाती है और उसकी नज़र कम हो जाती है, और मरीज़ डिस्कम्फर्ट फील करता है। वो अपनी रूटीन के मामलात में आँख पे हाथ रखेगा या आँख बंद करेगा कि मुझे दर्द हो रही है, पानी बहना शुरू हो जाता है। और जब हम उसको स्ट्रेट लैंप पे देखते हैं, स्ट्रेट लैंप जैसे ये हमारी मशीन है, इस पे हम देखते हैं तो हमें एक्वस में भी सेल नज़र आते हैं और विट्रियस में भी सेल नज़र आते हैं। अब मसला ये है कि अब ये सेल नज़र आते हैं तो हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि कोई और वजह है या नहीं है। तो उसमें वजूहात में कॉमन चीज़ें जो आ जाएंगी वो ये हैं कि उसने सर्जरी करवाई है, हिस्ट्री देगा, और फिर उसकी बॉडी के मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। ये वो चीज़ें जो मैं कह रहा था, मैं वजूहात बताऊँगा। स्ट्रेट लैंप एग्जामिनेशन पे पता चल जाता है, नज़र कम हो जाए होती है। फिर एक हमारे पास बहुत आराम सी एक इन्वेस्टिगेशन है जो नॉन इन्वेसिव है। नॉन इन्वेसिव ये है कि हम उसमें कोई सुई नहीं लगा रहे, कोई टीका नहीं लगा रहे, कोई ब्लड सैंपल नहीं ले रहे। हम बी स्कैन या अल्ट्रासाउंड, जैसे एब्डोमेन की होती है, अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसको हम बी स्कैन कहते हैं, और उसमें वो चीज़ों का पता चल जाता है कि ये विट्रियस भी इन्वॉल्व है और ये एंडोफ्थल्माइटिस का केस है। अब क्वेश्चन ये है कि एंडोफ्थल्माइटिस क्यों हो गई? उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नंबर पहला तो मरीज़ है जिसको एंडोफ्थल्माइटिस हुई है। अब मरीज की एक जिस्म की बॉडी है जिस वजह से एंडोफ्थल्माइटिस होगी, और एक उसकी आंख राइट है या लेफ्ट है, उसके अपने स्ट्रक्चर्स हैं। मिसाल के तौर पे हम अगर आंख को बाहर से देखें, उसमें लेड है, अगर उसमें ब्लेफराइटिस है या कोई थोड़ी बहुत उसकी सोजिश है तो उसको हो सकती है। कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन है, उससे हो सकती है। उसको यूविएटिस हुई है कहीं, उसमें हो सकती है, तो पेशेंट को हो सकती है। ये उसके ऑकुलर फैक्टर्स हैं। उसके बाद उसके सिस्टमिक फैक्टर्स हैं कि मरीज को शुगर थी, मरीज की इम्यूनिटी कम थी, मरीज को फोलिस कैथीटर लगे हुए थे, और मरीज जो है मल्टीपल ड्रग्स पे था और उसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज थी। तो कंप्रोमाइज इम्यूनिटी में आपने सर्जरी की या किसी तरीके से, और उसको वो इन्फेक्शन हो गया। और वो जो कल्चर मीडिया मैंने बताया कि बेहतरीन खुराक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है, वो चले गए और उन्होंने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया, और मरीज को ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई, नज़र भी कम हो गई, सोजिश, लाल और दर्द शुरू। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, जिसमें मेरा एक पेपर भी लिखा हुआ है, और मैं ये बता रहा हूँ इसलिए कि वो पेपर लिखा हुआ है, वैसे मैं सबसे छोटा डॉक्टर हूँ, और आई के हवाले से भी थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती हैं जो बुक से देखी या अपने नॉलेज से या अपने क्लिनिकल स्किल से जो चीज़ें सीखी, एक्सपीरियंस है, वो हमने बयान कर दी।
इसमें सब लोगों को करेक्शन की इजाज़त है, वो मुझे करेक्ट करेंगे तो हम और अच्छा कर लेंगे। आँख में सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। एक नॉर्मल आई आप 50 बंदे ले लें और उसमें सब का कल्चर करवाएं तो उसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जो ये चीज़ एंडोफ्थल्माइटिस कर देते हैं। इस पे हमने रिसर्च की थी, 500 केसेस हमने लिए थे, नॉर्मल सब्जेक्ट, उनकी हमने कल्चर कराया, सब में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए जो एंडोफ्थल्माइटिस करते हैं। मसलन स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस, स्टेफिलोकोकस जो बाकी उसके टाइप्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सारे, प्लस कार्नी बैक्टीरिया डिफ्थीरी भी, और बाज का प्रोपाइनी बैक्टीरिया एक्ने भी। अच्छा, अब जब मरीज़ की आंखों में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, हमने उसको तैयार किया और किया, तो फिर भी किसी न किसी तरह का वो इन्वेड कर सकते हैं। और वो इन्वेड उस वक्त करेंगे जब आंख को आपने पंक्चर किया, कोई सर्जरी की, कोई ट्रामा हो गया, ट्रामा से भी पंक्चर हो गई, या उसमें कोई चीज़ पड़ गई, तो वो सारे मखलूक जो उधर इंतज़ार कर रही होती है आँख में, वो शुरू हो गए। तो जैसे मैं बताता होता हूँ कि कार्निया के जो टीयर्स हैं वो उसको काफ़ी हद तक बचाते हैं, लेकिन बाज़ का तो उनकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आगे चले जाते हैं। कोई इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया, ट्रामा हो गया, तो उन्होंने करना शुरू कर दिया। ये तो थे पेशेंट के फैक्टर्स। जैसे मैंने बताया डायबिटीज़ है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है, वो उन पेशेंट में ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद सेकंड चीज़ आपकी आ जाती है कि आपकी स्टेरिलाइजेशन कैसी है। ये फैक्टर आ गए जो ना मरीज के हैं ना डॉक्टर के हैं। स्टेरिलाइजेशन एक तीसरे बंदे ने की, कैसी की, उसने सामान कैसे तैयार किया, रूम कैसे तैयार किया, सारी चीज़ें कैसे की। चौथी पार्टी आ जाती है जो कंज्यूमेबल दे रही है, लेंस दे रही है, जेल दे रही है, सारी चीज़ें दे रही है। अब बेशुमार लोगों की एक्सपर्टीज, बेशुमार लोगों की स्किल, बेशुमार लोगों की ईमानदारी को सामने रख के हमने ऑपरेट करना होता है। यानी मरीज की आंख को लिड से लेके उसकी सारी बॉडी, प्लस आपका इन्वायरमेंट ऑपरेशन थिएटर का, प्लस आपके कंज्यूमेबल जो आपने कहीं से लिए हैं, ये सारी चीज़ें। कहीं भी लैप्स है तो पेशेंट को एंडोथर्मेटिस हो जाएगी, और हो भी जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि नॉर्मल लोगों में भी वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जो एंडोथर्मेटिस कर जाते हैं। ऊपर से हमने अपनी पुअर स्टेरिलाइजेशन, अपनी पुअर बॉडी मैकेनिज्म, डायबिटीज़, और ऊपर से उसकी लिड के प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन ऑलरेडी, और इंस्ट्रूमेंट्स और सारी चीज़ें। और रूम और इंस्ट्रूमेंट आपकी थर्ड पार्टी ने तैयार करने, आपको उनकी स्किल पे और उनकी ईमानदारी पे और उनके लेवल ऑफ स्टेरिलाइजेशन पे भी डिपेंड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी, फिर एक फैक्टर आ जाता है सर्जन साहब, जैसे मैं हूँ या मेरे से सीनियर हैं, बेशुमार लोग हैं। सर्जन साहब की स्किल कैसी है? अगर सर्जन की स्किल अच्छी है और ये सारी फैक्टर्स उसकी फेवर में नहीं हैं, यानी मरीज़ के अपने फैक्टर, मरीज़ की आँख के फैक्टर, मरीज़ की बॉडी के फैक्टर्स, और जिन लोगों से वो लेंस ले रहा है, जो उनसे कंज्यूमेबल ले रहा है, उनकी ईमानदारी और सारी चीज़ें, और उसकी स्किल एक फैक्टर रह जाता है कि वो स्किलफुल कितना है। अगर वो स्किलफुल अच्छा है तो डेफिनेटली वो उसकी वुंड की और उसकी एंट्री की, उसकी फेको की, या जो भी सर्जरी वो करता है उसमें बड़ा वो केयरफुल रहेगा। तो डेफिनेटली अगर मरीज़ की किस्मत अच्छी, अल्टीमेटली तो किस्मत मरीज़ की, और मेरा ख्याल है मरीज़ से ज़्यादा डॉक्टर की किस्मत चल रही होती है, क्योंकि जब मरीज़ एंडोथर्मेटिस के साथ आता है तो आधा डॉक्टर मरा होता है और आधा जिंदा होता है, कि क्योंकि आँख या ठीक होती है या बिल्कुल ठीक नहीं होती है। क्योंकि कल्चर मीडिया हमने बड़ा अच्छी न्यूट्रिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कुदरत ने एक्वस में और विट्रियस में दी हुई है। अच्छा, अब ये शुरू में हो जाती है तो हम इसको अक्यूट कहते हैं। ये बात थोड़ी सी पढ़ाई वाली बात है कि हमारे स्टूडेंट भी इसको सुन लेते होते हैं कि अक्यूट है वो चंद दिनों में हो गई या हफ्ता 10 दिन में हो गई, तो हम उसको कहते हैं ये अक्यूट एंडोथर्मेटिस हो गई, आपने सर्जरी की या कुछ भी है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये कि आप कुछ भी नहीं करते, बाज का एंडोथर्मेटिस हो जाती है। वो दोनों आंखों की हो सकती है, एक भी हो सकती है। वो इसलिए होती है कि जैसे मैंने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म खैर से मौजूद हैं, और ये कल्चर मीडिया और बेहतरीन खुराक भी उनके लिए मौजूद है और उनको ग्रो करने के लिए। दूसरी एक क्रोनिक है। क्रोनिक ये है कि 3-4 हफ्ते के बाद होती है। मरीज पहले ठीक था, उसको ठीक नजर आ रहा था, बाद में उसको ऐसा ऐसा काम आना शुरू हो गया, आँख लाल होनी शुरू हो गई, पेन शुरू हो गई, नज़र कम होना शुरू हो गया, आपने बी स्कैन किया, टेस्ट किया, चलिए एंडोथर्मेटिस हो गई, क्रोनिक हो गई है। लेकिन ये दोनों जो हैं बड़ी आँख की सेहत की, जैसे बंदे की जानलेवा होती है, इसी तरह ये आँख को डिस्ट्रॉय करने वाली नेचर होती है।
कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं, मैं अपनी तरफ से एक बात करता होता हूँ कि जो विट्रियस में चले जाते हैं, विट्रियस के बाहर रेटिना की 10 लेयर्स पड़ी होती हैं। तो 10 लेयर्स में हम नीचे वाली एक लेयर विट्रियस के बाद जो होती है वो देख रहे होते हैं, बाकी 9 लेयर्स हम सर्जरी में नहीं देख रहे होते। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाकिस्तानी कौम की तरह हैं, जब ये एक लेयर में जाते हैं तो इनकी कोई बाउंड्री नहीं होती, जैसे हम लोग कतार में खड़े नहीं होते, वेट नहीं करते, ये भी नहीं वेट करते, और 9 लेयर्स में ये आराम से पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो जब आप फिर इसका मैनेजमेंट करते हैं, जो मैं आगे वाले बातें मैं बता रहा हूँ मैनेजमेंट, तो जब आप मैनेजमेंट करते हैं तो ये कितने सारे लेयर्स को आप बचा सकोगे। यस, अगर आप अर्ली मैनेजमेंट कर लो, आपको पता चल जाए कि यार मरीज के सेल्स आ गए हैं, आप नज़र भी उसकी ठीक है, थोड़ी सी लाल हुई है, थोड़ा सा पानी आया है, आप फ़ौरन जाते हो उसको इंट्राविट्रियल एंटीबायोटिक और अच्छी ट्रीटमेंट करते हो, तो आँख के बचने का चांसेस मौजूद है। लेकिन आप लगे रहते हो कि अच्छा और काम हो गया, और काम हो गई, और रेडनेस हो गई, और तकलीफ़ें बढ़ गई पेशेंट की, तो फिर चांसेस कम होते हैं। इस पर बड़ी स्टडीज़ हुई हैं, अर्ली विट्रेक्टमी करनी है या लेट विट्रेक्टमी करनी है। अर्ली का ही फ़ायदा है, अर्ली इंजेक्शन का भी फ़ायदा है और सर्जरी का भी फ़ायदा है। तो इसका एक क्वेश्चन मैंने एक बहुत अच्छे विट्रियो रेटिना सर्जन है मिस्टर लुइस जर्मनी में, उनसे मैंने पूछा कि सर आप फिर क्या करते हैं जब एंडोथर्मेटस हो जाती है, तो वो कहता मैं फ़ौरन सर्जरी करता हूँ। अर्ली विट्रेक्टमी पे बेशुमार लिटरेचर मौजूद है। तो मैं चुप रहा, तो उन्हें अगली बात की कि मैं उस दिन वेट कर सकता हूँ जिस दिन छुट्टी आ जाए और मेरी मसरूफियत हो, तो मैं विट्रेक्टमी कर देता हूँ। तो ट्रीटमेंट इसका ये है कि अगर बहुत अर्ली पता चल गया तो आप इंट्राविट्रियल एंटीबायोटिक्स और टॉपिकल जो है ना फोर्टिफाइड स्टीरॉयड्स और फोर्टिफाइड एंटीबायोटिक्स सारी चीज़ें देते हैं, तो ठीक होने का चांसेस कुछ बन जाते हैं कि ये ठीक हो जाए। लेकिन अगर ये ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाए और विट्रियस ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, तो दैन यू शुड प्रोसीड फॉर द अर्ली विट्रेक्टमी। पूरी दुनिया में ये ट्रीटमेंट है। जब एंडोथर्मेटस हो गई और इंजेक्शन से कंट्रोल नहीं हुई, तो आप क्या करते हैं, इसमें 3 सुराख करते हैं ट्रोकार से, और इसमें एक में आपने इन्फियन लाइन डाल दी होती है और बोतल में आप एंटीबायोटिक भी डालते हो ठीक किस्म के, और एंटीबायोटिक डालने के बाद इसको वाश होती रहती है साथ विट्रियस कटर से आप उसको विट्रियस सारा जो मैंने कहा है जो कल्चर मीडिया है माइक्रो, उसको सारे को निकालते हो। निकालने के बाद एक तरफ लाइट सोर्स जा रहा होता है, ऊपर आपका सारा सिस्टम होता है, इसको आप सारी साफ कर देते हो। साफ करने के बाद 99% लोग जो है इसमें सिलिकॉन एड डालते हैं। आपने वो कल्चर मीडिया उसका निकाल दिया और उसकी जगह आपने सिलिकॉन एड डाल दिया। सिलिकॉन एड डाल दिया तो ज़ाहिर है ये विट्रियस नहीं है, ये एक सिंथेटिक मटेरियल है, कुछ अर्सा ये रहेगा और आँख के जो अंदर वाले स्ट्रक्चर को वो बचाएगा, और उसके बाद आपको बाज का निकालना होता है। और बेहतर ये होता है कि बाज आजकल पाकिस्तान में अच्छे जो विट्रियो रेटिना सर्जन है वो लेज़र भी लगा देते हैं कि ये रेटिना वीक हो चुका होता है। वीक इसलिए हो चुका था, 9 लेयर्स तो आपको नज़र ही नहीं आ रही ना, शुरू में आप देख रहे हो कि मैं पास निकाल रहा हूँ, मैं ये वगैरह मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बाद भी कोई पता नहीं होता कि आँख कितनी बचती है या कितनी बचती, क्योंकि ये विरुलेंस आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विरुलेंस ये रहती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस नस्ल के हैं, कितनी उनकी डैमेज करने की कैपेसिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करता है, और अल्टीमेटली मरीज की किस्मत पे डिपेंड करता है। तो जब आप ये 3 सुराख मारते हैं, ये सारा काम करते हैं, फिर आप उनको बंद करते हो, सिलिकॉन एड डालते हो, तो अगर वो आँख ठीक रह भी जाए तो उसमें कम नज़र आ रहा होता है। इसलिए एक तो उसमें सिलिकॉन एल होता है, सिलिकॉन एल में लाइट की ट्रांसमिशन इमेज बनने की और रूटीन है, और नॉर्मल विट्रियस में है और रूटीन है। और उसके बाद आपने लेज़र भी लगा दी, लेज़र से भी किसी हद तक नज़र कम होगी। फिर जो 9 लेयर्स हैं जो टॉक्सिक हो चुकी थी, जिनमें इन्फेक्शन हो चुका था, वो भी मौजूद है। तो मैसेज ये है कि अल्टीमेटली मरीज की और इससे ज़्यादा डॉक्टर की किस्मत ही है कि ये आँख बच जाए। और जो अच्छे डॉक्टर हैं हमारे अलावा सारे जो हैं, वो उसी वक्त तो खुशी होती है उनको जब मरीज़ ठीक होता है। जब इन्फेक्शन हो जाए तो जैसे मैं कह रहा था कि आधा डॉक्टर मर चुका होता है। तो ये एक मैसेज था, और पब्लिक के लिए भी और मेरे जो चंद स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, कि एंडोथर्मेटस क्या होती है और ये कैसे कैसे हो रही थी और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है और उसके अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।